आज हमारी बायो की पहली क्लास है और इस क्लास के अंदर हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश संश्लेषण और रंध्रों की संरचना। तो सबसे पहला टॉपिक लिखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पादप के केवल हरे भागों के द्वारा की जाती है। यानी पादप के जितने भी हरे भाग होते हैं, चाहे वो तना हो चाहे वो पत्तियां हो, सभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेंगे। शर्त यही है कि उसके लिए पादप के भागों का हरा होना जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन क्या निकल के आती है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पादप के हरे भागों के द्वारा प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 व जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, यही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका जो रासायनिक समीकरण होगा उसको हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। तो ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। इसके अंदर CO2 और जल का उपयोग किया जाता है, प्रकाश और पर्णहरित का उपयोग होता है और पादप बनाते हैं अपने लिए कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो हमारे को उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली क्रिया है वो होती है क्या, प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण के अंदर सबसे जो पहली प्रक्रिया होती है वो प्रकाश का अवशोषण होता है और प्रकाश के अवशोषण का जो कार्य है वो किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित भी कहा जाता है। इसके बाद में प्रकाश का अवशोषण होने के बाद में इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो दूसरा कार्य होगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। पहला कार्य हो गया प्रकाश का अवशोषण जो कि क्लोरोफिल के द्वारा होता है। दूसरा कार्य हो गया इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। तीसरा कार्य है रासायनिक ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो होने वाली तीसरी क्रिया है वो है रासायनिक ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है। इस जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो हमारे को एक तो O2 प्राप्त होती है और एक हाइड्रोजन प्राप्त होता है। मतलब जल का अपघटन है वो हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन के अंदर हो जाएगा। अब चौथा जो काम है वो होता है क्या कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ये हाइड्रोजन उपयोग में आती है CO2 के अपचयन में। तो फोर्थ जो कार्य होगा वो होगा क्या, CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो ये चार क्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर। पहली क्रिया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण करना, दूसरी क्रिया है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, तीसरा कार्य है रासायनिक ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है जिससे जल के अपघटन से O2 और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बनती है वो CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में काम आती है। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठकर यह आता है कि एग्जाम की दृष्टि से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश व पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 व जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा वो इस प्रकार से आएगा प्रकाश संश्लेषण में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होने वाली घटनाओं को लिखिए। तो आपको ये चार घटनाएं लिख के आनी है। पहली है प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में किया जाता है और CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो उसके अंदर आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है कि ए ऑप्शन में आ जाए आपके कि भाई CO2 का उपयोग नहीं होता, बी ऑप्शन आ जाए आपके कि भाई H2O का उपयोग नहीं होता, सी ऑप्शन आ जाए आपके कि O2 का उपयोग नहीं होता और डी ऑप्शन आ जाए कि भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने इस समीकरण को अच्छी प्रकार से देखा है तो आपको पता है कि उपयोग किसका हो रहा है, CO2 का हो रहा है, जल का हो रहा है। दूसरी बात प्रकाश भी काम में आ रहा है, पर्णहरित भी काम में आ रहा है, लेकिन O2 काम में नहीं आ रही क्योंकि O2 का क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निष्कासन होता है न कि ये उपयोग में आती है। अब दूसरा प्रश्न उठकर यह आता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 कहां से आ रही है और जल कहां से आ रहा है और पादप के कौन से भाग हैं जो इनका यूज कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जिस CO2 का उपयोग किया जाता है वह CO2 वातावरण से पादपों में जो पत्तियां होती हैं उनमें पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा प्रवेश करती है। इसके बाद में बात आती है जल। तो आप सबको पता है कि जल है वो पादप की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रंध्र क्या होते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रंध्रों की संरचना। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भाई रंध्र क्या होते हैं। पादप की पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है उस बाह्य त्वचा के ऊपर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म छिद्रों को ही क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। पादप की पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है और ये रंध्र ही वे स्थान है जहां पर पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो अब इन रंध्रों की यदि संरचना देखें तो रंध्र क्या है, रंध्र एक छिद्र है। तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर बनेगी
इस प्रकार से रंध्र की संरचना होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे बाहर होती है सहायक कोशिका, या इसको गौण कोशिका भी कहा जाता है। तो आपके सामने ये प्रस्तुत है रंध्र की संरचना। प्रत्येक जो रंध्र छिद्र होता है वो दो कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है और इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक जो रंध्र है वो दो कोशिकाओं के द्वारा घिरा होता है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। और ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनके चारों ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं को सहायक या गौण कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब द्वार कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। इनको क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस हरित लवक के अंदर कुछ वर्णक पाए जाते हैं, हरे रंग के वर्णक, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल। हरित लवक में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णकों को क्लोरोफिल या पर्णहरित के नाम से जाना जाता है। जिस प्लांट के अंदर ये चीज होती है वो भाग ही क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि रंध्रों के चारों ओर जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या काम करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करती हैं। अब रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके ऊपर निर्भर करता है, रंध्रों का खुलना और बंद होना इन्हीं दो द्वार कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करता है। अब रंध्र कैसे खुलेंगे और कैसे बंद होंगे, तो जब पादप को प्रकाश संश्लेषण करना होता है तो पादप की जो जड़ें होती हैं वो जल का अवशोषण करती हैं और वही अवशोषित जल जाइलम के माध्यम से पत्तियों के इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जाकर भर जाता है। और जब ये द्वार कोशिकाएं जल से पूर्णतः भर जाती हैं तो ये रंध्र छिद्र होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में संपूर्ण जल क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, या रात्रि का समय होता है, तो जब ये द्वार कोशिकाएं जल से क्या रहेंगी, खाली हो जाएंगी, तो ये द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, संकुचित होंगी। और संकुचित होने के कारण ये रंध्र छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात जब द्वार कोशिकाओं में जल भरा होता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र छिद्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसके विपरीत जब द्वार कोशिकाएं जल से पूर्णतः खाली हो जाती हैं तो रंध्र छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, जल के अभाव में संकुचित हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक हो सकता है वो यही है कि आपसे केवल ये पूछेगा कि रंध्र क्या होते हैं, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो आपको आंसर यही देना है कि भाई पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहा जाता है और रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायग्राम से संबंधित कि रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से बना हुआ है। आज की बायो की क्लास में ये दो टॉपिक थे। थैंक यू।